हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 14 भारत में न्यायपालिका से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 41+ MCQ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का विरक्षक है। ठीक है, सवाल यही है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का विरक्षक है, कस्टडियन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? भारत का उच्चतम न्यायालय, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसका विरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल है भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं। भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर होगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब बात करें कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, या तीसरा है सत्र या जिला न्यायालय। ठीक है, सत्र एवं जिला न्यायालय। तो 3 तरह के देखने को मिलेंगे आपको न्यायपालिका। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एक जिला जो स्तर पर होता है वो वाला। ठीक है ना, तो 3 ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या ब्रिटेन? सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूएसए में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। सवाल है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, साथ साथ में परामर्श क्षेत्राधिकार, ये तीनों देखेंगे कि अधिकार जो है वो प्राप्त है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं। सवाल है जनहित याचिका दायर की जा सकती हैं उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में, या दोनों में? ध्यान रखिएगा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, हम दोनों जगह जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि PIL जो होता है वो हम दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत खालिस्तान में प्रस्तावित किया था। गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, या केशवानंद भारती केस में, या फिर मेनका गांधी केस में? तो ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में प्रस्तावित किया था, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। सवाल है भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है बताना है कितनी है। 20 है, 21 है, 22 है या 25 है? ध्यान रखना है सही आंसर होगा 25। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और बात करें हम 25वां जो है उच्चतम न्यायालय कौन सी है, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में बना था 25वां उच्च न्यायालय। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सवाल और भी आ सकता है आपके मन में कि हमारे देश में देखें तो 28 करंट में 28 राज्य हैं, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या 25 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 28 अगर राज्य है तो 28 उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन 25 क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का जो उच्चतम न्यायालय है वो गोवा का भी उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कम हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से और दादरा नगर हवेली भी देखेंगे तो वहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका भी उच्चतम न्यायालय, महाराष्ट्र का जो उच्चतम न्यायालय उसमें ही काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हैं जो कि समय के साथ हमें बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनहित याचिका यानी कि PIL से क्या तात्पर्य है। सवाल है जनहित याचिका PIL से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखना है आपको कि PIL का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि PIL का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सवाल है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपका सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उम्र का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मिनिमम कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है।
ठीक है। और 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक आपको अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वह एक पारंगत विधिवेता के रूप में होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि जो विधि होता है ना, विधि नियम जो होते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, ठीक है, कि आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ ए, सी और डी है जो कि उल्लेखित किया गया है, यानी कि ये अनिवार्य है। भारत का नागरिक होना जरूरी है और कम से कम 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में आप काम कर चुके हों, ठीक है। और वह एक पारंगत विधिवेता हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, रिटायरमेंट का जो एज होता है वो याद रखना है आपको, 65 वर्ष होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, खालिस्तान का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। सवाल है, खालिस्तान है का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो याद रखना है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, ठीक है। तो याद रखना है अपीलीय क्षेत्राधिकार का सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, ठीक है। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार का डिफिनेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, जो PIL था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यायमूर्ति PN भगवती एवं कृष्ण अय्यर जो थे, ये PIL के विकास का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता से है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से है। ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय अध्यक्ष, बी ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन में है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य, और डी ऑप्शन में है कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले समूह भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। सवाल है, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी। जब PIL जब आया सिस्टम में आया है ना, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किस मामले में स्वीकार की गई थी। पहला ऑप्शन में है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये जो मामला था सबसे पहले PIL के तहत स्वीकार की गई थी, अर्थात देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, हमने भी बताया, कितने से बताए थे, 65 वर्ष, ठीक है। ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, जनहित याचिका अर्थात जिसे शॉर्ट में लोग PIL कहते हैं, किसके साथ संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक सक्रियता से, न्यायिक हस्तक्षेप से, या फिर न्यायिक पवित्रता से। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, न्यायिक सक्रियता से, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जनहित याचिका किससे संबंधित है, तो न्यायिक सक्रियता से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2 मिलान करना है कि कौन सा जो देखेंगे कि यहाँ पे जो आया था वो किस विषय में आया था, ठीक है। सबसे पहला है गोलकनाथवाद, ये कब आया था ये बताना है। फिर है बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुए,
प्रीवियस उन्मूलन कब हुआ, केशवानंद भारती वाद कब आया, मिनर्वा मिल्स वाद कब आया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये बैंक का जो राष्ट्रीयकरण जब सबसे पहला हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें गोलकनाथवाद के बारे में, तो ये 1967 में आया था। ठीक है, प्रीवियस उन्मूलन जो है ये आपका आया था 1980 में। ठीक है, जबकि केशवानंद भारती वाद जो आया था ये आपका आया था यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा। ये जो आपका था ना प्रीवियस उन्मूलन जो था, ठीक है, ये आया था 1971 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रीवियस उन्मूलन जो था ये 1971 में आया था, जबकि बात करें हम केशवानंद भारती ये आया था 1973 में। ठीक है, जबकि मिनर्वा मिल्स वाद जो था ये 1980 का घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ए का 2, बी का 1, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सवाल है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सवाल है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, सवाल है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। आसान सा सवाल है, याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था देखेंगे उसी एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थापित हैं। फिर से सवाल आया, रिपीट हुआ है लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे नया हमने बताया कि आंध्र प्रदेश का है, जब सबसे पुराना कोलकाता का है। कोलकाता उच्चतम न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सवाल है निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह, जस्टिस एम कटाजू, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ या जस्टिस JS खेहर। सही आंसर है यहाँ पे न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा भारतीयों में से जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में बता रहा है कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला दिया है ऑप्शन में कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दिया यहाँ पे बी ऑप्शन में कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये भी सही है। सी में दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, ये गलत है। डी ऑप्शन में क्या दिया है, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाश में आया। वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में, 2008 में, 2010 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2010 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामला जो आया था वो 2010 में आया था। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन सा ऐसे अधिकार आता है। संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर उपयुक्त में से सभी अधिकार। तो याद रखना है आपको इनमें से सभी अधिकार आएंगे, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, संविधिक अधिकार हो या फिर मौलिक अधिकार हो। ठीक है, ये सभी उच्च न्यायालय के परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, सवाल सिंपल सा है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सुजाता मनोहर, रूमा पाल, एम फातिमा बीबी। सही आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
बात करें हम अगर दी भारत का प्रथम न्यायाधीश के बारे में, तो भारत का प्रथम जो न्यायाधीश थे वो उनका नाम था एच.जे. कन्या। ठीक है, एच.जे. कन्या। ठीक है, और फिलहाल में बात करें हम तो कौन है, यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्कैन सही से नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा सवाल में। सवाल है, किस उच्च न्यायालय में यह निर्णय लिया कि एक ही बार में 3 बार क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं। किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, ये सवाल है, किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है। तो याद रखना है आपको। ठीक है, सुन लीजिए, इसका आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 या फिर अनुच्छेद 233। याद रखना है आपको, अनुच्छेद 233। ठीक है, अनुच्छेद 233 ठीक है के अंतर्गत कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको, तो ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ये शामिल होता है। ठीक है, सेशन न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। और लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, अधिकरण न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। तो याद रखना है राष्ट्रपति को, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद असंवैधानिक है। सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद असंवैधानिक है। तो याद रखना आपको केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहली बार ये कहा कि जो बंद है वो असंवैधानिक है। नेक्स्ट है, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो याद रखना यहाँ पे संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे अनुच्छेद 233 से 237। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है थोड़ा सा आपको यहाँ पे, क्योंकि जो स्कैन किया गया है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी में स्कैन हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। किसी तरह एडजस्ट कीजिए इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट में ऐसा उम्मीद करेंगे गलती ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, राजस्व मंडल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अदालत। तो याद रखना है आपको, जो सही आंसर वो है राजस्व मंडल। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती हैं। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, या मूल अधिकारिता के अंतर्गत, या फिर रीट अधिकारिता के अंतर्गत। याद रखना है आपको मूल अधिकारिता के अंतर्गत, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 39 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 39 का ए ये प्रावधान करता है। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता का किन लोगों के लिए, तो कमजोर वर्गों के लिए। नेक्स्ट है 39 का ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका जो सेंसर है वो है 1987। ठीक है,
वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है, देश की पहली लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? गुजरात में, राजस्थान में, केरल में या बिहार में? तो याद रखिएगा, गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत आयोजित की गई थी। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कुछ समय पहले हमने बताया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीरालाल जे कन्या। ठीक है, ठीक है ना। और वाई वी तो चंद्रचूड़ फिलहाल अभी करंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसे शॉर्ट में एच जे कन्या भी बोलते हैं, तो एच से हीरालाल हो जाता है। ठीक है ना, तो शॉर्ट में आपको एच जे कन्या भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती हैं? तो याद रखना है आपको कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जो पेंशन दी जाती हैं वो दी जाती है भारत के संचित निधि से। ठीक है ना, रिजर्व फंड से, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा, भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई थी? राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई थी? याद रखना है आपको, वर्ष 2008 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीट के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहला कथन दिया है कि संसद किसी अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी करने हेतु सशक्त कर सकती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड दिया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को निजी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो ये भी सही है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में या फिर विधि आयोग में? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद में। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? ठीक है, सवाल है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? याद रखना है आपको, 99 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या ए बी दोनों? तो याद रखिएगा, ए बी दोनों होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होगा यहाँ पे। मूल अधिकारों का संरक्षण करना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संसद में मतदान के अधीन होते हैं, गलत है। सेकेंड है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कोई है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर एक बार रिटायरमेंट हो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है तो वो फिर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही कथन दिख रहा है वो सिर्फ दूसरा कथन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? राज्य के महाधिवक्ता के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राज्यपाल के? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण जो है वो किसके परामर्श से करेगा? तो याद रखना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श पर स्थानांतरण कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फौजदारी कानून के बारे में बताना है, क्रिमिनल जो लॉ होता है ना उसके बारे में बताना है। ठीक है, और बताना है यहाँ पे कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या आदि। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्रिमिनल केस में आते हैं, ये सही है। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है, ये भी सही है।
इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। तो ये भी कथन सही है, अर्थात यहाँ पे लग रहा है सारा सही है ना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसी के बारे में शुरू में बात कर रहे थे कि भारत में देखेंगे अभी 25 उच्च न्यायालय है, जबकि भारत में भी 28 राज्य हैं, है ना, तो 28 उच्च न्यायालय होना चाहिए था ना। लेकिन क्या होता है कि साझा उच्च न्यायालय देखा जाता है कि कहीं कहीं साझा उच्च न्यायालय भी है, जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा बताया हमने। तो बताना कि किस आर्टिकल के तहत ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये आर्टिकल है 231, ठीक है, 231, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आर्टिकल 231 के तहत कह सकते हैं कि ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कोई साझा जो होगा उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, PIL को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक हित याचिका, सामाजिक क्रिया याचिका, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको, उपरोक्त में से दोनों के नाम से जाना जाता है, चाहे वो सामाजिक हित याचिका हो या फिर सामाजिक क्रिया याचिका हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संदर्भ में? भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो हम बात करें यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहला ऑप्शन में न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा में दिया है भारतीय संविधान द्वैध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत कथन है कि भारतीय संविधान द्वैध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, ये गलत है। थर्ड में दिया है भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है, बिल्कुल सही है। भारतीय न्यायिक जो व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था उससे ग्रहण की गई है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो है पहला और तीसरा, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 50 MCQ भारत में न्यायपालिका से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।